Good morning everyone. Hope you all are doing nice. Today we are going to start second part of our chapter work, energy and power. In the previous lecture we have discussed about work, energy and power. In this chapter we are going to start with friction. इस चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन से शुरुआत करने जा रहे हैं. तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है द अपोजिट फोर्स विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मतलब आपका जो बॉडी का मूवमेंट है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा. मैं सपोज कर लेता हूँ कि आपका बॉडी का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है मोशन. अब इस बॉडी का अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोज करने के लिए जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन हमारा इधर लगेगा. अगर आपका बॉडी का मोशन किसी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता, मतलब मैं अभी एक बार और दिखा देता हूँ आपको. सपोज कर लेता हूँ कि ये आपका बॉडी है और इस बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है. इस बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में. तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? वो इधर के डायरेक्शन में लगेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ नहीं है, अपोजिट फोर्स है मोशन के. तो ये इसीलिए हम लोगों ने डिफाइन किया है द अपोजिट फोर्स विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी दिखाया है जिसमें मोशन को दिखा रहा है हमारा कैपिटल एफ और फ्रिक्शन को दिखा रहा है हमारा स्मॉल एफ. अब बहुत बार आपसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. तो ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछा जाए कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वैसे फोर्स होते हैं जिसमें कि एनर्जी का लॉस होता है. तो अगला सवाल आपका मुझसे ये होगा कि सर फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस होता है क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ लॉस होता है. तो आप बोलोगे कि हमको तो दिखाई नहीं देता है, किस फॉर्म में होता है ये लॉस? तो मैं आपको बोलूँगा कि फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस तो होता है. फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस तो होता है, लेकिन किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में. अब चूँकि एनर्जी का लॉस हो रहा है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, यहाँ पे तो हीट के फॉर्म में हो रहा है, तो फ्रिक्शन इसीलिए कैसा फोर्स हो जाता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो जब भी ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन आए फ्रिक्शन इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सी बोथ, डी नन, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिंस एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट. चूँकि एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है इसीलिए फ्रिक्शन हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है. अब अगला पार्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं? तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स के दो टाइप होते हैं. पहला होता है डायनेमिक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो ये देखो, जब भी आपका बॉडी रेस्ट पे हो और रेस्ट पर से आप बॉडी को क्या करना चाहते हो? स्टार्ट करना चाहते हो. ठीक है, मतलब या तो बॉडी आपका रेस्ट में हो या स्टार्ट करने वाला हो मोशन अपना मूवमेंट अपना. ठीक है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारा क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. जबकि डायनेमिक फ्रिक्शन आपका क्या होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन आपका होता है जब आपका बॉडी मोशन में हो. जब भी आपका बॉडी मोशन में हो तो उस समय उस पे जो फ्रिक्शन लगता है बॉडी पे वो क्या होता है? वो हमारा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन. जबकि रेस्ट पे हो, बॉडी हमारा रेस्ट पे हो या मोशन स्टार्ट करने वाला हो तो उस समय जो हमारा फ्रिक्शन लगता है वो हमारा क्या लगता है? वो हमारा लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर होगा. दूसरा क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है या डायनेमिक फ्रिक्शन बड़ा होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन. तो ये क्वेश्चन आता है कि दोनों में बड़ा कौन होता है? तो दोनों में बड़ा होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक या काइनेटिक. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा बड़ा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन के? तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बताया कि आपकी इसका डिफिनीसन देखो. स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो या अपना मोशन स्टार्ट करने वाला हो,
कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो या अपना मोशन स्टार्ट करने वाला हो, उस समय जो उस पर फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। जबकि कोई भी बॉडी मोशन में हो तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप एग्जांपल लो एक ट्रक का, ठीक है, एक ट्रक का। अब इस ट्रक को अगर मैं स्टार्ट करूं, मतलब ट्रक आपका रेस्ट में है, अगर ट्रक आपका रेस्ट में है और मैं इसको स्टार्ट करना चाहूं तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा लगेगा कि नहीं? ज़्यादा लगेगा। जैसे ही ये बॉडी स्टार्ट हो गया, जैसे ही ये ट्रक आपका स्टार्ट हो गया, मतलब मोशन में आ गया, तो आपका जो फ्रिक्शन अब लगने लगेगा वो कौन सा लगेगा? वो आपका लगेगा डायनेमिक, जब मोशन में आ गया। और उस समय बॉडी को मोशन में ही रखना ज़्यादा आसान है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। आप गांव घर में देखते होंगे कि अगर कोई ट्रक खड़ा है, इसको हमको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने में क्या होता है? ज़्यादा धक्का लगाना पड़ता है। ज़्यादा धक्का लगाना पड़ता है मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा हो जाता है। किससे? डायनेमिक फ्रिक्शन से। ट्रक का एग्जाम्पल आप याद रखो, आराम से टिक कर दोगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दूसरा उपाय यही है कि याद कर ले, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन से, ये चीज़ आप याद रखिए। दूसरा पार्ट हम देखते हैं कि डायनेमिक फ्रिक्शन को आगे कितने पार्ट्स में बांटा गया, डायनेमिक फ्रिक्शंस को आगे कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। तो डायनेमिक फ्रिक्शन को दो पार्ट में बांटे, एक बांटे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा बांटे रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे गेट को आप खोलते हो तो उस समय आप क्या करते हो? स्लाइड करते हो, मतलब पुश करते हो या पुल करते हो। तो पुश और पुल के समय जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करता है तो उस समय जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसमें भी वही सवाल आता है जो पिछले में आया था कि सर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन का? तो इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अब देखो, आपके बगीचे में एक पेड़ गिर गया। ये क्या है? ये एक पेड़ है। आपके बगीचे में एक पेड़ गिर गया। आपको पापा ने कहा कि बेटा वो पेड़ लेके घर पे आओ। अब आप तो ठहरे आशुतोष सर के स्टूडेंट, तो आप तो पढ़ चुके हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइड करके लाना। जब आप स्लाइड करके लाओगे तब आपको ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा कि जब आप पेड़ को रोल करके लाओगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा? देखो, रोलिंग को अगर हम लोग समझना चाहें अपने बिहारी भाषा में, अपने गांव के देहात के भाषा में, तो रोलिंग का मतलब होता है डुगराना। डुगराना समझते हो? डुगरा के लाएं, ठीक है। बॉल को डुगरा के फेंक रहा है, तो डुगराना ज़्यादा आसान है कि खींचना ज़्यादा आसान है? खींचना मतलब उसको क्या करना? पकड़ के और स्लाइड करना। तो रोलिंग ज़्यादा आसान है कि स्लाइडिंग ज़्यादा आसान है? तो आप कहोगे कि सर मुझे तो पता है कि डुगरा के लाना ज़्यादा आसान है, पैर को मैं क्या करूँगा? रख लूँगा, हाथ से या पैर से डुगरा के लाऊँगा, वो ज़्यादा आसान है, बशर्ते कि उसको क्या करूँ? पकड़ के और खींच के लाऊँ। तो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया या रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया? तो सर आप कहोगे रोलिंग तो आसान है। अब चूँकि रोलिंग आसान है तो रोलिंग फ्रिक्शन कम हो गया और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो गया? मुश्किल हो गया। समझ में आ गया बात? रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। पैर को डुगरा के लाना ज़्यादा आसान है बशर्ते कि खींच के लाना, ठीक है। तो इसीलिए चूँकि खींच के लाना ज़्यादा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा होगा। तो इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका किससे ज़्यादा होता है? डुगरा के लाना। डुगरा के लाना वाला फ्रिक्शन कौन है? रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। अब देखो, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया उसका समरी यहाँ है। आपसे क्वेश्चन आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन में किसका वैल्यू ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा है। मैं पूछूंगा क्यों? तो आप मुझे एग्जांपल दोगे ट्रक का। ट्रक को सर स्टार्ट करना क्या है? मुश्किल है। मुश्किल है मतलब उसको धक्का देके स्टार्ट करना क्या है? मुश्किल है। मुश्किल है मतलब उसमें फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सर ज़्यादा होगा। जबकि अगर ट्रक मोशन में है तो फिर उसको चलाना आसान है, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू कम है, तो इसलिए डायनेमिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? कम होगा।
तो ये जब भी आपसे क्वेश्चन आए, आप किसका एग्जाम्पल याद रखोगे? आप एग्जाम्पल याद रखोगे ट्रक का। दूसरा पार्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है या रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है? तो मैंने आपको गाछी का एग्जाम्पल दिया था। गाछी से आपको घर पे पेड़ लाना है, ठीक है, तो आप कैसे लाओगे? उसको डुगरा के लाओगे। डुगरा के लाओगे मतलब रोल करके लाओगे। रोल करके लाओगे मतलब रोलिंग में फ्रिक्शन कम है, जबकि खींचने में, स्लाइडिंग में उसका फ्रिक्शन ज़्यादा है। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रहे वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा किससे ज़्यादा है? स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा है डायनेमिक फ्रिक्शन से, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा किससे ज़्यादा होगा? डायनेमिक फ्रिक्शन से। तो ये याद रखना। और डायनेमिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन डायनेमिक से बड़ा है और ये हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसलिए ये भी हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, तो इस चीज़ को आप समझ लो। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है। दूसरा, इस ग्राफ को देखिए। इधर मैंने फ्रिक्शन को प्लॉट किया है, इधर मैंने अप्लाइड फोर्स को प्लॉट किया है। तो यहाँ देखिए कि जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। इस समय क्या है? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, ये हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद ये घटेगा और क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब मोशन में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? डायनेमिक फ्रिक्शन। तो इस ग्राफ को आप एक बार देख लीजिए और इस ग्राफ को बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ का समरी निकला, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से आप देख लो। देखिए ये समरी पार्ट आप यहाँ से समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का, और सबसे कम डायनेमिक फ्रिक्शन का। तो ये ऑर्डर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, और सबसे कम डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन देखेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे फ्रिक्शन निकालने का। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये आपका कोई बॉडी है, ये आपका कोई बॉडी है। अब आप जानते हो इस बॉडी का वेट किधर लगता है? नीचे के डायरेक्शन में। वेट का वैल्यू क्या होता है? m/g। दूसरा, इस बॉडी पे और कौन सा फोर्स लगेगा? आप बोलोगे चूँकि सर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, बॉडी और इसके बीच में, तो इधर ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ना, जिसको कि हम लोग n से दिखा दिए। तीसरा, इस बॉडी पे कोई ना कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होगा। एक्सटर्नल मतलब जो फोर्स आप लगा रहे हो। तो सपोज कर लो इस फोर्स को मैं इधर के डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और इस बॉडी का मोशन किधर है? क्योंकि फोर्स इधर हम लगा रहे हैं तो बॉडी का मोशन भी इधर ही है। अब बॉडी का अगर मोशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आप कहोगे सर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा है फ्रिक्शन फोर्स। तो कोई भी बॉडी है उस पर अगर मोशन इधर के डायरेक्शन में हो रहा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। कॉन्टैक्ट के वजह से हम लोग का नॉर्मल फोर्स लग रहा है और इधर इसका वेट W लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं अपने नोट्स को। ओके, अब यहाँ देखिए इस फोटो को, इस फिगर को। इधर के डायरेक्शन में P एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इधर नॉर्मल, और इधर वेट W लग रहा है। अब हमारा जो ये फ्रिक्शन का वैल्यू होता है जिसको हम लोगों ने F से लिखा है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल फोर्स के। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। अब कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आता है? कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यही जो कांस्टेंट आया ये क्या है? हमारा न्यू। यही जो हमारा कांस्टेंट आया वो हमारा क्या है? न्यू। और न्यू ही क्या होता है? हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर न्यू का वैल्यू लिखें तो न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? F/n। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा न्यू का वैल्यू। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है।
आप देख लो, ये जो न्यू का वैल्यू है, ये जो न्यू का वैल्यू है वो क्या है, F/n। तो अब यहाँ से आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना सीख लिए। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ तो देख लो, असल में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, F/n। F क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, N क्या है, नॉर्मल फोर्स, और N का वैल्यू किसके बराबर है, वेट के बराबर है, डेट इज mg। ठीक है, तो याद रखना। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये वाला फोटो तो आप समझ गए होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से ऊपर नॉर्मल, नीचे वेट, ये क्या है, वेट, वेट बराबर mg। इधर एक्सटर्नल फोर्स P लग रहा है, इधर फ्रिक्शन F लग रहा है। ये R क्या है, ये R है आपका रिजल्टेंट N और F का। R इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ N एंड F, और ये निकालने के लिए मैंने आपको वेक्टर में सिखा दिया है। दूसरा, ये जो नॉर्मल रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाता है वही क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल का रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनता है वही क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। रिजल्टेंट किसका है, नॉर्मल और फ्रिक्शन का। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ N एंड F, दैट इज नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। अब इस पार्ट को यहाँ से समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, ऊपर हमारा नॉर्मल लग रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट है किसका, नॉर्मल और फ्रिक्शन का, ये F है। तो यही वाला जो हमारा एंगल होता है नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में, जो हमारा एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो अब अगर tan अल्फ़ा निकालना हो, tan अल्फ़ा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, F है, और बेस क्या है, N। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, F/n। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो न्यू का वैल्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू, वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है tan अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये रिलेशन भी याद रखना, ये भी रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अनेकों बार ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू एरिया पे डिपेंड करता है क्या, तो नहीं करता है। तो ये चीज़ याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेस। कौन सरफेस कितना रफ है उस पर फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है, नॉट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। एरिया पे वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया पे फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता। फ्रिक्शन का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, रफनेस पे डिपेंड करता है। जो जितना रफ उसमें उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक और चीज़ समझ लो, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये देखो, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी जिस एंगल पे स्लाइड करना स्टार्ट कर दे उसी एंगल को क्या कहते हैं, उसी एंगल को हम लोग कहते हैं रिपोज। अगर कोई बॉडी इस पे रखा हुआ है इंक्लाइंड सरफेस पे, और वो जिस एंगल पे स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, गिरना स्टार्ट कर दे, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, यहाँ से समझिए, ये हमारा कोई बॉडी है, ये हमारा कोई बॉडी है, नीचे की तरफ W, ऊपर की तरफ N, इसको तोड़ देंगे तो mg cos थीटा नीचे की तरफ और mg sin थीटा ऊपर की तरफ, और ये थीटा ही क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। पहला इक्वेशन अगर हम लोग बनाएं तो क्या बनाएंगे, F इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये कैसे, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इधर F लग रहा है और इधर कितना लग रहा है, mg sin थीटा। तो दोनों क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, समेसन ऑफ H बराबर 0, समेसन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स बराबर 0। ये हमारा कहाँ से आया, समेसन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स बराबर 0। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या है, n बराबर mg cos थीटा। n बराबर mg cos थीटा कैसे आया, तो देखो ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ mg cos थीटा। अब दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दे तो इधर क्या हो जाएगा, F/n, और F/n किसका वैल्यू होता है, न्यू का। न्यू हमारा क्या होता है, F/n, तो F/n न्यू का वैल्यू हो गया, और बराबर किसके है, tan थीटा के। तो न्यू बराबर tan थीटा लिख सकते हैं, और न्यू ही हमारा किसके बराबर था, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बराबर tan थीटा, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के बराबर। थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के बराबर। मतलब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू बराबर होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप एक बार अपने नोट्स में इसको लिख लो। ठीक है,
अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ देते हैं। 1 कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है? 1 कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है? तो आपको याद रखना है 4.18 जूल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर कितना के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर आपका 1 हॉर्स पावर होता है। अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है, आप घरों में देखते होंगे भी कि यूनिट किस में आता है? किलोवाट आवर में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो हमारा कितना होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और ये कितना जूल के बराबर में होता है? चूँकि आपको जूल का ऐसा यूनिट, एनर्जी का ऐसा यूनिट पता है, जूल होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल। अब कैसे होता है? तो यहाँ पे देख लो, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1000 वाट को क्या लिख सकते हैं? 1000 जूल पर सेकेंड। 1 घंटा में कितना सेकेंड? 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 सेकेंड मतलब 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड से इसको क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? 1 यूनिट निकाल लेंगे। तो आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि भैया 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब देखो, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 5 आवर पर डे फॉर 20 डेज। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर आपका 1 यूनिट, तो 1 किलोवाट इंटू 5 आवर कितना यूनिट के बराबर हो जाएगा? 5 यूनिट। तो 20 × 5 यूनिट बराबर 100 किलोवाट आवर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100 किलोवाट आवर। तो ऐसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर समाप्त होता है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें कि हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा, पावर के बारे में पढ़ा, और आज फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।